आइए दोस्तों 41वां प्रश्न देखते हैं। तो पूर्व गुप्त काल में नगरीयकरण यानी कि नगरों की जो विकास हुआ है यानी कि गांवों से नगर बने हैं उन पर टिप्पणी लिखी है। तो 200 से 300 ईसा पूर्व तक का काल शहरों की संख्या में वृद्धि की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण था, यानी कि शहरों की संख्या सबसे ज़्यादा बड़ी कौन से काल में? 200 से 300 ईसा पूर्व तक। तक्षशिला इस युग का सबसे महत्वपूर्ण नगर था, यानी कि तक्षशिला जो एक नगर था यानी कि एक शहर था। तो उसका निर्माण कौन से में हुआ? गुप्त काल में हुआ, पूर्व गुप्त काल में हुआ। मथुरा भी इस काल का महत्वपूर्ण शहरों में से एक था। आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेशों में गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण नगर थे जिनमें प्रमुख है, यानी कि जो कृष्णा और गोदावरी नदी है उनके जो डेल्टाई भाग थे यानी कि तटीय भाग थे, तो उन पर कौन कौन से नगर थे? तो प्रतिष्ठान, नासिक, विजयपुरी, सोहगोरा, कौशाम्बी, सोपान, अरिकामेंडू आदि, ये सब क्या है? वहाँ के नगर थे। 42वां देखते हैं। पूर्व गुप्त काल में 3 राजमार्गों का उल्लेख कीजिए। राजमार्ग यानी कि जो सड़क वगैरह निर्माण किए गए थे तो उनका उल्लेख कीजिए। तो पहला प्रमुख राजमार्ग जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ता है, यानी कि जो ये भारत का नक्शा बना लेते हैं अपन। अब ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ता है, पहला राजमार्ग था। ठीक है, यह प्रतिष्ठान से श्रावस्ती तक था, यानी कि प्रतिष्ठान उत्तर में और श्रावस्ती यानी कि दक्षिण में, यहाँ तक था। दूसरा प्रमुख राजमार्ग दक्षिण पश्चिम से, ये दक्षिण हो गया और पश्चिम ये रहा। तो दक्षिण पश्चिम से इस साइड का से दक्षिण पूर्व की ओर, यानी कि दक्षिण से पूर्व की ओर इस तरफ का ये वाला जो राजमार्ग था वो भारत को पश्चिम भारत से जोड़ता था। पूर्व भारत को पश्चिम भारत से जोड़ता था, यानी कि ये जो राजमार्ग था पूर्व भारत को पश्चिम भारत से जोड़ता था। यह पाटलिपुत्र से सिंध के मुहाने पर पंतल पहुंचता था, यानी कि पाटलिपुत्र से सिंध तक फैला हुआ था, पाकिस्तान वगैरह के क्षेत्र तक। आगे चलते हैं। 43वां पूर्व गुप्त काल के प्रमुख बंदरगाहों पर टिप्पणी लिखी है। अब पूर्व जो गुप्त काल थे वहाँ पर कौन कौन से बंदरगाह, यानी कि जो समुद्र के किनारे पर जहाज आते और जाते हैं, जहाँ पर से सामान को लादा जाता है, तो इसे बंदरगाह कहते हैं। तो सिंध के मुहाने पर बोरबेरिकम, गुजरात में मगरूच, कच्छ, महाराष्ट्र में सोपारा और कल्याण, कन्नड़ तट पर वेयंती तथा केरल पर मुजरिस और तिंडिया बंदरगाह प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त पूर्व में कावेरी, पत्तनम एवं अरिकामेडू, तमिलनाडु पर मुसलीपट्टनम, ओडिशा में घंटसाला बंदरगाह प्रमुख थे। चंद्रगुप्त प्रथम पर टिप्पणी लिखी। अब चंद्रगुप्त प्रथम था उस पर टिप्पणी लिखी है, यानी कि उसके ऊपर विशेषताएं लिखी है। तो देखते हैं हम। महाराज घटोत्कच के पुत्र महाराजा धीराज चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 ईस्वी में गुप्त वंश की शक्ति बढ़ाई, यानी कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था वह किसका पुत्र था? घटोत्कच का। और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की। और चंद्रगुप्त का जो कार्यकाल था वो कब था? 320 से 335 ईस्वी तक। इसने गुप्त वंश की वृद्धि की थी, यानी कि शक्ति को बढ़ाया था, यानी कि गुप्त वंश को बहुत शक्तिशाली बनाया था इसने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त, गुप्त से पता लग जाएगा ये गुप्त वंश है ना। चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं लिच्छवियों के साथ उसके वैवाहिक संबंध, यानी कि लिच्छवी जो राजकुमारी थी उनसे उसने विवाह किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। वैवाहिक संबंध बनाए थे। प्रयाग प्रशस्ति में राज समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्री कहा जाता है, यानी कि लिच्छवी वंश का या लिच्छवी राज्य का दोहित्र, यानी कि दोहिता इसे कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को, जो किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण के समय 320 में प्रारंभ हुआ था। गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण यानी कि राज्य को स्टार्ट करने पर 320 ईसा पूर्व में। स्कंदगुप्त पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। स्कंदगुप्त कौन था? इसको देखते हैं। स्कंदगुप्त वंश का प्रथम प्रतापी सम्राट था, यानी कि गुप्त वंश का प्रतापी स्कंदगुप्त वंश का कौन था? प्रतापी शासक स्कंदगुप्त था। उसने राजकुमार
के रूप में पुष्यमित्र को परास्त किया। यानी कि जब वो राजकुमार था, राजा नहीं बना था, तो उसने पुष्यमित्र को पराजित किया। स्कंदगुप्त के समय में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया। यानी कि हूण जो हुआ करती थी, बर्बर जाति थी, ये बहुत ज़्यादा आतंकी जाति थी, जो क्या है लूटपाट वगैरह करती थी। तो उनको पराजित करके उन पर आक्रमण करके उनको पराजित किया। परंतु स्कंदगुप्त ने उन्हें बुरी तरह से परास्त कर खदेड़ दिया। और स्कंदगुप्त ने क्या किया, इन हूणों को पराजित करके और भारत से भगा दिया। स्कंदगुप्त एक वीर योद्धा, योग्य शासक एवं उच्च दर्शी धर्म विजेता था। यानी कि एक वीर योद्धा और योग्य शासक था, यानी कि शासन वगैरह के लिए बिल्कुल योग्य था वो, और धर्म का विजेता था, यानी कि धर्म को बहुत ज़्यादा मानता था। वह एक प्रजा पालक शासक था, यानी कि प्रजा की बातें सुनने वाला शासक था। उसने आदेश पर सौराष्ट्र के गवर्नर प्रणदत्त के पुत्र चक्रपालित से सुदर्शन झील के बांध का निर्माण करवाया। यानी कि उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। किसने? स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। कहाँ पर किया? सौराष्ट्र के गवर्नर जो प्रणदत्त था, उसके पुत्र जो चक्रपालित ने सुदर्शन झील का निर्माण करा था। और किसके आदेश पर करवाया था? स्कंदगुप्त के। सांची के स्तूप की प्रमुख विशेषताएं लिखी। अब सांची के स्तूप क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो सांची के स्तूप की विशेषताएं देखते हैं। मौर्य सम्राट ने अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया, जिनमें सांची का स्तूप विशेष रूप से प्रसिद्ध है। सांची स्तूप मौर्य सम्राट यानी कि मौर्य सम्राटों ने सांची का स्तूप निर्माण करवाया था, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख कौन सा है? सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। यानी कि किस पत्थर से निर्मित है? ये किस पत्थर से बनाया गया है? लाल बलुआ पत्थर से। इसकी ऊंचाई 77 फीट, इसका व्यास यानी कि इसकी गोलाई है, जो जिसका व्यास है वो 12.5 फीट है। सांची का स्तूप ले लेते हैं, ये रहा सांची का स्तूप मान लेते हैं। अब इसकी जो लंबाई है ये 77 फीट है, और जो इसका व्यास है ये वाला, ये व्यास ये 12.5 है। इसके खंभे तथा फलक सुंदर मूर्तियों से सुसज्जित है। इसके खंभों पर क्या है? मूर्तियाँ बनाई गई है सुंदर सुंदर, यहाँ पर, ठीक है। तथा इसके चौकोर खंभे लगे हुए हैं, यानी कि इसके इस पर क्या है? चौकोर 4 खूंटों वाले खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। इस स्तूप की चारों दिशाओं में कलात्मक तोरण द्वार हैं। यानी कि स्तूप के चारों दिशाओं में क्या है? तोरण द्वार लगे हुए हैं, यानी कि जहाँ पर से प्रवेश किया जाता है। गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषता पर प्रकाश डाले। गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषता: सम्राट राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सम्राट क्या है? राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तथा राज्य की समस्त सत्ता उसके हाथ में होती थी, यानी कि राजा ही होता था, जिसे सम्राट कहा जाता था गुप्त काल में। शासन कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, यानी कि मंत्री परिषद, मंत्री होते थे बहुत सारे, जो शासन को चलाने के लिए सहायता करते थे। शासक की सुविधा के लिए भी साम्राज्य उनके प्रांतों में विभक्त थे। प्रत्येक प्रांत अनेक जिलों में विभक्त थे। सेना के 4 अंग होते थे, यानी कि सेना 4 प्रकार की होती थी। एक तो पैदल, जो पैदल चलने वाली थी, घुड़सवार यानी कि घोड़े पर चलने वाली थी, और हाथी यानी कि हाथी पर बैठकर चलने वाली थी, और एक रथ पर चलने वाली सेना होती थी, जो युद्ध में भाग लेते थे। सम्राट न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, यानी कि न्याय कौन करता था? सम्राट ही करता था। दंड की व्यवस्था अत्यंत उदार थी, यानी कि दंड भी क्या है? बिल्कुल उदार तरीके से दिया जाता था, अधिक सजा नहीं दी जाती थी। राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमिकरण था, यानी कि राज्य का आय का जो प्रमुख साधन था वो खेती ही थी, जो उपज का 1/4 भाग से लेकर 1/6 भाग तक वसूल किया जाता था, यानी कि कर वगैरह लगाए जाते थे। गुप्तकालीन समाज में आप आदिम की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। गुप्त काल में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। समाज प्रमुख 4 वर्णों में विभक्त था, जिसमें ब्राह्मण आगे, क्षत्रिय आगे, वैश्य आगे, शूद्र आगे। ब्राह्मण जो उच्च वर्ण था, क्षत्रिय थे जो लड़ाई वगैरह करते थे, वैश्य रहते थे जो नॉर्मल वर्ग थे, जो काम वगैरह करते थे, और शूद्र रहते थे जो इन सबकी सेवा करते थे, तीनों वर्णों की। शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों ही प्रचलन था, यानी कि शाकाहारी भी लोग होते थे और मांसाहारी भी लोग होते थे। लोग प्राय सूती कपड़े पहनते थे, यानी कि ऊनी कपड़े नहीं पहनते थे, सूती कपड़े पहनते थे गुप्त काल में, ठीक है। स्त्रियां तथा पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, दोनों ही क्या है? गहने वगैरह पहनते थे, स्त्रियां और पुरुष। शिकार, नृत्य, संगीत और चौपड़ आदि मनोरंजन के साधन थे, यानी कि शिकार करते थे लोग बाग, डांस करते थे, संगीत गाते थे, गाना वगैरह गाते थे, चौपड़ का खेल खेलते थे, यानी कि पासा वगैरह फेंक कर अपन सट्टा वगैरह लगाते हैं ना, वाला खेल खेलते थे। बाल विवाह, बहु विवाह प्रथाएं प्रचलित थी, यानी कि लोगों का बाल विवाह यानी कि कम उम्र में विवाह कर देता था,
बहुविवाह यानी कि बहुत सारी पत्नियाँ, जब एक ही पत्नी बहुत सारे पति से विवाह कर लेती, जैसे कि पांचाली ने किया था महाभारत में, वैसे ही वहाँ पर होता था गुप्त काल में। बहुविवाह था यानी कि एक पुरुष बहुत सारी लड़कियों से विवाह कर ले या फिर एक लड़की बहुत सारे लड़कों से विवाह कर ले। स्त्रियों की स्थिति में कुछ गिरावट आ गई थी, यानी कि स्त्रियाँ क्या है, कम हो गई थी, यानी कि कम स्त्रियाँ हो गई थी, वहाँ पर स्त्रियों की गिरावट आई थी। पर्याप्त प्रशस्ति पर टिप्पणी या पर्याप्त प्रशस्ति क्या है उसको देखते हैं। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण इसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखित पर्याप्त प्रशस्ति में किया गया है। पर्याप्त प्रशस्ति का निर्माण किसने करवाया था? समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि था हरिसेन, उसके द्वारा पर्याप्त प्रशस्ति का निर्माण करवाया गया था। इसकी 7वीं पंक्ति में समुद्रगुप्त की दिग्विजयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि जो पर्याप्त प्रशस्ति में है, समुद्रगुप्त के जो जो विजय प्राप्त की थी, जो जो कार्य किए थे या फिर जो जो उपाधियाँ प्राप्त की थी, उनके बारे में उल्लेख है। आर्यवत की विजय, इसने आर्यवत को जीत लिया था। मध्य भारत के आवटिक राज्यों पर विजय की थी इसने, यानी कि इसको जीता था। दक्षिण पथ की विजय, दक्षिणी भारत को इसने जीता था। सीमांत राज्यों और गणराज्यों की विजय इसने की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों पर टिप्पणी लिखी है। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त का। और समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय कि जो दादाजी थे चंद्रगुप्त प्रथम थे। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसने अपने राज्य में सुदृढ़ करने के लिए, यानी कि अपने राज्य का विकास करने के लिए वैवाहिक संबंध तथा अपनी स्थिति को मजबूत किया, यानी कि इसने दूसरे राज्यों में विवाह करके अपने को मजबूत किया, यानी कि अपने राज्य को मजबूत किया, अपने राज्य को फैलाया। अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक राज्य के साथ किया। साथ ही शकों का उन्मूलन कर चांदी के सिक्के भी चलाए, यानी कि इसने वाकाटक राज्य से अपनी पुत्री का विवाह किया। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यानी कि इसने विवाह के माध्यम से ही अपना राज्य विस्तार किया तथा इसने चांदी के सिक्के भी चलवाए। इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, यानी कि 9 मंत्री जो प्रमुख थे वो रहते थे। जैसे कि कालिदास उसी के काल का था, यानी कि कालिदास इसका प्रमुख कवियों में से एक कवि था। महरौली का लोह स्तंभ पर टिप्पणी लिखी। अब जो महरौली का जो लोह स्तंभ है जिस पर आज दिन तक जंग नहीं लगा है, उसके बारे में देखते हैं। दिल्ली के पास महरौली नामक स्थान पर कुतुब मीनार के पास लोहे का स्तंभ बना हुआ है, जो आपको साइंस की किताब में भी दिखा होगा, पुरानी किताबों में आता है। साइंस की किताबों में लोहे का स्तंभ है जिस पर आज दिन तक जंग नहीं लगा हुआ है, ना उस पर कोई पेंट हुआ है ना कुछ, और ये काफ़ी पुराना है। दिल्ली के पास महरौली नामक स्थान पर कुतुब मीनार के पास लोहे स्तंभ स्थित है, यानी कि लोहे का स्तंभ लगा हुआ है एक बड़ा सा, जिसके चंद्र नामक राजा की उपाधियाँ वर्णन है, यानी कि इस पर चंद्र नाम का जो राजा है उसकी उपाधियों का वर्णन किया गया है। यह वैष्णव धर्म का समर्थक है तथा एक दिग्विजय शासक। उसके बंगाल में दक्षिण तक के राज्यों की अपने राज्य में मिला लिया था। इसके राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान तक मिलती थी। इसके काल में सभी क्षेत्रों में उन्नति हुई है। किसके काल में? वैष्णव धर्म का समर्थक था महरौली का शिलालेख। ठीक है, आगे चलते हैं। गुप्तकालीन मूर्तिकला की प्रमुख विशेषताएं बताइए। गुप्तकालीन मूर्तिकला विदेशी प्रभाव से रहित है, यानी कि विदेशी प्रभाव बिल्कुल भी नहीं हुआ है गुप्तकाल की मूर्तिकला पर, यानी कि जो मूर्तियां बनाई गई है वो देसी तरीके से बनाई गई है। गुप्तकालीन मूर्तिकला में के भावपूर्ण ओजस्वी सहस्त्र प्रकृति का अंग सौराष्ट्र कलात्मक सुंदरता तथा शिल्पियों कौशल की विशेषता पाई जाती है। यानी कि वहाँ पर जो गुप्त काल में जो मूर्तियाँ बनाई गई उसमें भावपूर्ण ओजस्वीता, यानी कि भावों को दिखाया गया है, जैसे कि हंसना, रोना या फिर चलना बोलना, सहज प्राकृतिकता, यानी कि बिल्कुल प्राकृतिक बनाया गया है लोगों को। अंग सौष्ठव, यानी कि अंगों को बिल्कुल सुंदरता से बनाया गया है। कलात्मकता सुंदर है, यानी कि सुंदर कलाओं से निपुण मूर्तियों का निर्माण गया है। शिल्पीय कौशल की विशेषता पाई जाती है। मूर्तिकला में मानव के स्वरूप का बाह्य और आंतरिक सौंदर्य बड़ी कुशलता से उजागर किया गया है। मूर्तिकला में देवत्व की भावना दिखाई देती है। मूर्तियों में नग्नता का अभाव है, यानी कि मूर्तिकला में देवत्व की भावना दिखाई देती है, यानी कि देवताओं को देखा गया है मूर्तियों में। मूर्तियों में नग्नता का अभाव है, यानी कि मूर्तियाँ क्या है, कपड़े से सुसज्जित कपड़े पहने हुए हैं। संबंधित सौंदर्य का प्रदर्शन किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में कालिदास के योगदान को बतलाइए।
कालिदास इस युग का एक महान कवि एवं नाटककार था। उसने कुमार संभव तथा रघुवंश नामक दो महाकाव्य, मेघदूत और ऋतुसंहार नामक अभिज्ञान, शकुंतला नामक तीन नाटक लिखे। शूद्रक ने मच्छकटिकरणम नामक कटक नाटक लिखा। विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस तथा देवी चंद्रगुप्त नामक नाटक लिखे। सुबंधु ने वाशुवदत्ता नामक ग्रंथ लिखा। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। हरिसेन ने किसकी रचना की? प्रयाग प्रशस्ति की। वापस देखते हैं। कालिदास इस युग का एक महान कवि था। कालिदास को महान कवि और नाटककार कहा जाता है, यानी कि नाटक वगैरह का निर्माण इसने किया। उसने कुमार संभव और रघुवंश नामक दो महाकाव्य, मेघदूत, ऋतुसंहार नामक दो खंड काव्य लिखे। महाकाव्य कालिदास के कौन से थे? कुमार संभव और रघुवंश। और जो खंड काव्य थे वो मेघदूत और ऋतुसंहार थे। उसने मालविका, गनिमित्र, विक्रमावंशियम तथा अभिज्ञान शकुंतलम नामक तीन नाटक भी लिखे। किसने? कालिदास ने। शूद्रक ने मच्छकटिकरणम नामक ग्रंथ लिखा। विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्त नामक नाटक लिखे। किसने? विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त नामक नाटक लिखे। सुबंधु ने वाशवदत्ता नामक ग्रंथ लिखा। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। विष्णु शर्मा ने विश्व प्रसिद्ध पंचतंत्र की रचना की। गुप्त वंश में दार्शनिक साहित्य का भी पर्याप्त विकास हुआ है। गुप्त काल में हुई विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति को बताइए। ज्योतिष और गणितज्ञ। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट थे, यानी कि जो गुप्त काल में जो गणित को जानने वाला व्यक्ति था वह कौन था? आर्यभट्ट था। ग्रंथ आर्यभट्टियम ने में दशमलव पद्धति का प्रतिपादन किया, यानी दशमलव किसे कहते हैं? पॉइंट लगाना किसी भी संख्या के, जैसे कि 3.5, 4.5, यानी कि दशमलव पद्धति का विकास किसने किया था? आर्यभट्टियम ने किया था। आर्यभट्ट में आर्यभट्टियम नाम की पुस्तक थी आर्यभट्ट की, तो उसमें इस पद्धति के बारे में जानकारी मिलती है। किसमें? आर्यभट्टियम में पुस्तक में, जो किसने लिखी थी? आर्यभट्ट ने लिखी थी। इस ग्रंथ में अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति के सूत्रों और सिद्धांतों के बारे में भी जानकारी मिलती है। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक में अंक गणित की जानकारी मिलती है, बीज गणित और ज्यामितीय आकृतियों के बारे में इसमें बताया गया और सूत्रों का भी उल्लेख इसमें है, यानी कि गणित में जो सूत्र चलते हैं उनका भी उल्लेख आर्यभट्टियम पुस्तक में है। आर्यभट्टियम पहला नक्षत्र वैज्ञानिक था, यानी कि ये नक्षत्र वैज्ञानिक, यानी कि जो ग्रह है, जैसे कि मंगल ग्रह, पृथ्वी ग्रह, सूर्य ग्रह, इनके बारे में जानकारी भी इसने अपनी पुस्तक में दी है। इसने घोषणा की कि पृथ्वी अपने अक्ष कक्ष के चारों ओर घूमती है, यानी कि पृथ्वी अपने ही स्तर पर भी चक्कर लगाती है और सूर्य के भी चक्कर लगाती है। ऐसा किसने बताया? आर्यभट्ट ने बताया। गुप्त युग का दूसरा ज्योतिषी वराहमिहिर था, यानी कि गुप्त वंश का जो दूसरा ज्योतिषी था आर्यभट्ट के अलावा दूसरा वाला, वो कौन था? आर्यभट्ट, वराहमिहिर था। पहला आर्यभट्ट और दूसरा वराहमिहिर। उसने ग्रंथों में पंच सिद्धांत दिए। विवाह जो कौन कौन से थे? विवाह पट्टल, योग्यन्याय, बृहत संहिता, बृहत जातक और लघु जातक विशेष उल्लेखनीय है। इस युग में अन्य प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त था। भौतिक और रसायन विज्ञान। नागार्जुन रसायन और धातु विज्ञान का श्रेष्ठ था, यानी कि केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान का नागार्जुन था, और धातु विज्ञान जो लोहे वगैरह का जानकारी देती थी उसका श्रेष्ठ विद्वान था। कौन था? नागार्जुन। उसने पारद का आविष्कार भी किया था, इनके पारस पत्थर रहता है उसका भी आविष्कार किया था। पारे का आविष्कार किसने किया था? नागार्जुन ने। महरौली का लौह स्तंभ गुप्त काल की धातु रासायनिक विज्ञान की उन्नत का परिचायक है। जो महरौली का लौह स्तंभ बनाया गया था, महरौली का लौह स्तंभ जिस पर आज दिन तक जंग नहीं लगा है, वो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बनाया गया था। कौन सा? लौह स्तंभ। ये आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं लौह स्तंभ को देखकर। धातु रासायनिक विज्ञान की उत्पत्ति, यानी कि धातु रसायन विज्ञान के द्वारा ही किसका निर्माण किया गया था? महरौली के लौह स्तंभ का, जिस पर आज दिन तक जंग नहीं लगाया, वरना लोहे पर तो जंग लग जाता है, लेकिन ये रासायनिक क्रिया से बनाया गया था नागार्जुन के द्वारा। चिकित्सा विज्ञान। वाग्भट ने आयुर्वेद पर एक ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की थी। जो वाग्भट था उसने वाग्भट आयुर्वेद का एक महान डॉक्टर था। किस काल का? गुप्त काल का। उसने अष्टांग हृदय की रचना की, यानी कि अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ की रचना की। किसने? वाग्भट ने।
धन्वंतरी नामक आयुर्वेद का प्रकांड विद्वान था। धन्वंतरी नाम का एक व्यक्ति था जो आयुर्वेद का प्रकांड यानी कि सर्वश्रेष्ठ विद्वान था। इस युग में आयुर्वेद का ग्रंथ नवनीतकम लिखा गया। गुप्तकालीन विकास मंदिर स्थापत्य का वर्णन कीजिए। गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का वर्णन कीजिए। गुप्तकालीन मंदिर में निर्मित मंदिर उल्लेखनीय है। भूमरा का शिव मंदिर, जबलपुर जिले में तिगना नामक स्थान पर विष्णु मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर बनाया गया किसमें? गुप्त काल में, यानी कि भूमरा नाम की जगह पर शिव मंदिर। जबलपुर जिले में तिगनाला नामक स्थान पर विष्णु मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर काफ़ी फेमस है। अजयगढ़ का पार्वती मंदिर, कानपुर के पास भीतरी गांव का मंदिर है, ये भी मस्ट इम्पोर्टेंट है कानपुर का। बोध गया का बोधि मंदिर। इस समस्त मंदिरों में देवगढ़ का मंदिर तथा भीतरी गांव के मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। इस युग में गुफा मंदिर के उदयगिरी का गुफा मंदिर भी तत्कालीन काल का श्रेष्ठ नमूना है। इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति पर संस्कृत। इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता हरिशेन था। इस प्रशस्ति में हमें समुद्रगुप्त के जीवन, उनकी विजयों यानी कि उसने कौन कौन सी विजय की, चारित्रिक विशेषताएं, उसका चरित्र कैसा था, किस प्रकार का स्वभाव था, धार्मिक रुचियों यानी कि उसके धर्म के प्रति क्या रुचियाँ थी, तात्कालिक राजनीतिक व्यवस्था, उसकी राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से थी, उसके बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है? इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। इस प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त, आणविक राज्य, दक्षिणापथ, सीमांत राज्य, गणराज्य आदि पर विजय प्राप्त की थी। इसके पड़ोसी विदेशी राज्यों ने भी इसका प्रभाव स्वीकार कर लिया था। आर्यभट्ट पर टिप्पणी लिखे। आर्यभट्ट गुप्त काल का महान वैज्ञानिक था। ये एक महान ज्योतिष एवं गणितज्ञ था। इसने आर्यभट्टम नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित है, सिद्धांत और सूत्रों का प्रतिपादन किया था। आर्यभट्ट ने दशावतार, दशमलव से संबंधित नवीन बातों का निर्देशन किया था। उसने पाई का मूल्य 3.5 निर्धारित किया था, यानी कि 3.5 पाई 22/7 का निर्माण किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट की गणना के अनुसार 3655258605 दिन होते हैं। हर्षवर्धन की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। हर्षवर्धन कौन था? उसने सांस्कृतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक यानी कि संस्कृति का विकास किस प्रकार से किया। हर्षवर्धन के शासनकाल में साहित्य एवं कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उन्नति हुई, यानी कि साहित्य यानी कि बहुत सारी किताबें लिखी गई, और कला यानी कि चित्र वगैरह बनाए गए, मूर्तियाँ निर्माण किए गए, स्थापत्य कला, भवन निर्माण वगैरह किए गए। ठीक है। हर्ष स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान था। हर्षवर्धन एक उच्च कोटि का क्या था? विद्वान था। उसने रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ लिखे, यानी कि हर्षवर्धन के जो ग्रंथ थे वो कौन कौन से थे? रत्नावली था, नागानंद था, प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ है। उसके दरबार में अनेक उच्च कोटि के विद्वान थे, जिसमें बाणभट्ट, मयूर, हरिदत्त, जेठवंश, मतंग, दिवाकर आदि उल्लेखनीय है। बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र पर कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी थी। हर्ष के समय में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। हर्ष ने अनेक मठों, विहारों, स्तूपों का निर्माण करवाकर उसने प्रयाग में एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। किसने किया था? प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन हर्षवर्धन ने किया था। चोल शासक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। राजा कौन होता था चोल शासक में? राजा अपने राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है चोल शासक में। मंत्री एवं पदाधिकारी होते थे। ठीक है, बहुत सारे मंत्री वगैरह सहयोग के लिए होते थे राजा के लिए। प्रशासन की इकाइयाँ, इसमें चोल साम्राज्य में अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत और जो प्रांत को मंडल कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहा जाता है? मंडल कहा जाता है। ग्राम सभाएं, गांव में 2 प्रकार की सभाएं होती थी, और सभा, और तथा सभा। जनसाधारण की सभा थी तथा सभा ब्राह्मण वर्ग की सभा थी। चोल सम्राट राजा प्रथम की उपाधियाँ बतलाइए। चोल सम्राट राजा प्रथम ने पांड्य तथा केरल राज्य पर विजय प्राप्त की। उसने उत्तरी लंका पर अधिकार कर लिया, यानी कि उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। उसने चालुक्य नरेश सत्याश्रम को पराजित कर उसकी राजधानी को खूब लूटा। उसने कलिंग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। किसने? चोल सम्राट राजराज ने। उसने गंग प्रदेश पर भी विजय प्राप्त की। उसने तंजौर के प्रसिद्ध राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। उसने वेंगी नरेश को भी परास्त किया। चोल के योगदानों की मुख्य विशेषताएं लिखिए।
चोल सम्राटों ने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर यानी कि अपनी सैन्य शक्ति यानी कि सेना के बल पर अनेक विजय प्राप्त की। चोल साम्राज्य का विस्तार भी इन्होंने अपने सैन्य शक्ति के कारण ही किया। चोलों की शासन व्यवस्था उत्तम एवं सुव्यवस्थित थी। चोलों की जो शासन व्यवस्था थी, जिस प्रकार से वो शासन करते थे, वो बहुत शानदार था। ग्राम प्रशासन उनकी एक प्रमुख विशेषता थी, यानी कि ग्रामों में प्रशासन भी होता था, गाँवों में प्रशासन करते थे वो। चोल शासकों ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर, कोरिंगनाथ का मंदिर, गंगेकोट का मंदिर, चेलपुरम का मंदिर प्रसिद्ध है। इस काल में बनी नटराज की मूर्तियां अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध हैं। इस युग में तमिल साहित्य का अत्यधिक विकास हुआ है। इस कारण चोल का शासनकाल तमिल साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। चालुक्य इतिहास के स्रोत बताइए। चालुक्य इतिहास के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। अभिलेख स्रोत ऐहोल अभिलेख, बादामी शिलालेख, महाकूट अभिलेख, हैदराबाद का दानपात्र, पल्लव वंश के अभिलेख। साहित्यिक स्रोत चीनी यात्री हेनसांग चालुक्य राजा की जानकारी देते हैं। इलाहाबाद इतिहासकार ताबरी आदि। पुलकेशन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। पुलकेशन द्वितीय कौन था? पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। चालुक्य वंश हुआ करता था, उसका सबसे शक्तिशाली यानी कि सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन था? पुलकेशन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख से उसके बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि पुलकेशन द्वितीय के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। उसने उत्तर भारत पर विजय अभियान किए थे, यानी कि उत्तर भारत को जीत लिया था। हर्षवर्धन को पराजित करके उसने उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, यानी कि हर्षवर्धन को पराजित किया था। किसने किया था? पुलकेशन द्वितीय ने। उसने कदम वंश के कोंकण, विजय, लाट, मालवा आदि क्षेत्रों को जीतकर बादामी के चालुक्य वंश में सम्मिलित कर लिया था, यानी कि उसने कदम वंश को जीता, कोंकण विजय प्राप्त की, लाट, मालवा आदि क्षेत्रों को जीतकर बादामी के चालुक्य वंश में सम्मिलित कर लिया था। दक्षिण भारत के एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा था। कौन था? पुलकेशन द्वितीय। पल्लवों की राजधानी एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। पल्लव शासन सिंह विष्णु के कलम, चोल आदि के शासकों को पराजित किया। नरसिंह वर्मन के चोल क्षेत्र तथा पांड्य शासकों को पराजित किया। उसने पुलकेशन द्वितीय को भी पराजित किया। श्री विष्णु के मालवपुरम के वराह मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? इसने करवाया। ठीक है, आगे चलते हैं। महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की। पल्लवों ने अनेक मंडपों तथा रथों का निर्माण कराया। संगम युगीन आर्थिक जीवन का विवरण दीजिए। संगम युग के आर्थिक जीवन पर संक्षिप्त टिप्पणी है। संगम युग में चावल, नारियल, गन्ने, काली मिर्च, कटहल आदि की खेती होती थी। जो संगम युग था उसमें क्या है? नारियल, कटहल, चावल, गन्ने, काली मिर्च आदि की खेती की जाती थी। इस युग में वस्त्र उद्योग भी थे, बढ़ईगिरी का उद्योग भी था, बढ़ई भी होते थे, यानी कि नाई वगैरह, अस्त्र शस्त्र उद्योग भी थे, आदि उन्नत थी, आदि व्यवस्था उन्नत थी। आंतरिक और विदेशी दोनों व्यापार होते थे, यानी कि एक ही देश में भी व्यापार किया जाता था और देश के बाहर भी व्यापार किया जाता था। रोम, मिस्र, अरब, चीन, मालदीव आदि से व्यापारिक संबंध थे, यानी कि व्यापार किया जाता है। यहाँ से वस्त्र, काली मिर्च, मलमल, हाथी दांत आदि का निर्यात भी किया जाता था तथा सोना, चांदी, मूंगा, शराब आदि का आयात भी किया जाता था। अरिकामेंडो एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। संगम काल में दक्षिण के सांस्कृतिक जीवन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। संगम काल में दक्षिण के सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई थी। इस काल में तमिल साहित्य का अत्यधिक विकास हुआ है और तमिल भाषा के अनेक उच्च कोटि के ग्रंथ भी रचित हुए हैं संगम काल में। संगम काल में क्या है? तमिल जो साहित्य था उसका विकास सबसे ज़्यादा हुआ है और तमिल ग्रंथों का निर्माण भी इसमें हुआ है। किसमें? संगम काल में। उनके ग्रंथ चिंतामणि, कुरल, शिल्पाधिकारी आदि उल्लेखनीय हैं। इस ग्रंथ पर भवन निर्माण करवाया गया। चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत आदि की भी रचना की गई। मकानों की दीवारों पर देवी देवता, पशु पक्षियों के चित्र बनाए गए। भवन कई मंजिलों के होते थे, यानी कि कई मंजिला मकान बनाए जाते थे। उनके कमरे, बरामदे आदि की व्यवस्था होती थी, यानी कि मकानों में बहुत सारे कमरे होते थे, बरामदे वगैरह हुआ करते थे। त्रिराज्यीय संघर्ष के प्रमुख कारण क्या है? 3 राज्यों में जो संघर्ष हुआ था त्रिराज्य, उसका प्रमुख कारण क्या था? कौशल के आयुध वंश के शासक अयोग्य और दुर्बल थे।
गुर्जर, प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट नरेश अपने अपने राज्यों की सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे, जिसके कारण त्रिराज्यीय संघर्ष हुआ। गुजरात के प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट तीनों के बीच में क्या हुआ? त्रिराज्यीय संघर्ष हुआ। किस किस के बीच में हुआ? गुर्जर, प्रतिहार, पाल, नरेश और राष्ट्रकूटों, इन तीनों के बीच में जो संघर्ष हुआ उसे त्रिराज्यीय संघर्ष कहते हैं। ठीक है। नरेश अपने राज्यों की सीमाओं को विस्तार करना चाहते। कन्नौज के महत्व को ध्यान में रखते हैं, यानी कि कन्नौज क्या है? महत्वपूर्ण केंद्र था। उन्हें तीनों शक्तियाँ कन्नौज पर अधिकार करना चाहती थी। कौन कौन? गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। तीनों शक्तियाँ गंगा यमुना के उपजाऊ एवं समुद्र क्षेत्रों पर अधिकार बनाए रखना चाहती थी। गुर्जर प्रतिहारों पर संक्षिप्त गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो प्रतिहार शासकों में जो गुर्जर प्रतिहार थे उनके बारे में देखते हैं। गुर्जर विद्वानों ने के अनुसार गुर्जर प्रतिहार सूर्यवंशी थे। कौन थे? सूर्यवंशी, यानी कि सूर्यवंश के नाम कुल के थे। नागभट्ट प्रथम इस वंश का संस्थापक था, यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने की थी। वत्सराज नागभट्ट द्वितीय, महिर भोज इस वंश के प्रतापी शासक थे। वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय और महिर भोज ये शक्तिशाली शासक थे। किसके? गुर्जर प्रतिहार वंश के। नागभट्ट ने अनेक विजय प्राप्त कर अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। महिर भोज इस वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली सम्राट था। इसने कलंजर मंडल, गुजरात, कलचिरिया, गोहिलों की पराजित किया और हरियाणा, पंजाब तथा दक्षिणी राजपुताना पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, उसको राज्य में जीत लिया। विग्रहराज चतुर्थ का मूल्यांकन कीजिए। विग्रहराज चतुर्थ अथवा विशलदेव भी इसको कहा जाता है। चहमान वंश का एक अति प्रतापी विशेषज्ञात नरेश था। प्रतापी यानी कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और फेमस शासक था। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। इसने चहमानों की शक्ति में पर्याप्त वृद्धि की है। एक साम्राज्य के रूप में परिणित करने का प्रयास किया। सन 1153 में शासन सत्ता पर बैठा है, यानी कि 1153 में इसने यह राजा बना विग्रहराज चतुर्थ। इसने गढ़वालों से दिल्ली को छीन लिया। इसने अपने शासन काल में कई विद्वानों को संरक्षण देने का प्रयास किया। सोमदेव जैसा कवि इसी के दरबार में था। भोज परमार पर टिप्पणी किया। भोज परमार वंश के 90 राजा थे, यानी कि 90 नंबर का जो राजा था परमार वंश का, वो था भोज परमार। भोज ने अपने काल में बहुत से युद्ध किए थे, अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की थी। मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी भोपाल राजा भोज ने ही बसाया था। वहीं उसने एक विशाल तालाब का निर्माण भी करवाया था। वह स्वयं बड़ा विद्वान था। उसने विभिन्न पुस्तकों का सर्जन भी किया था। उसने कई कवियों को अपनी राज्य में संरक्षण दिया था। उसकी प्रमुख कृतियों में सरस्वती, कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी, चपोरा, मायण प्रमुख थे। आगे चलते हैं, हम देखते हैं मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस क्या है? मुद्रा राक्षस विभिन्न भुगतान माध्यमों जैसे कि मुद्राओं के विभिन्न कला व ज्ञान से संबंधित करता है, यानी कि जो हमें मुद्राओं की जानकारी वगैरह मिलती है किस पुस्तक से मिलती है? मुद्रा राक्षस नाम की पुस्तक से मिलती है। क्योंकि मुद्रा राक्षस एक अध्ययन सिक्कों पर लागू होता है, यानी कि मुद्रा राक्षस में जो अध्ययन किया है हमने, यानी कि जिसको मुद्रा राक्षस नाम की हमने पुस्तक पढ़ी है, तो उसमें हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए यह अधिकांश सिक्कों की दुर्लभताओं की जाँच करने के लिए इसका निर्माण व उपयोग अनुसंधान से संबंधित होता है। इस प्रकार की मुद्रा राक्षस मैंने मुद्रा राक्षस देख लिया कि ये मुद्रा राक्षस पुस्तक है, बाकी ये पुस्तक नहीं, मुद्रा शास्त्र है। मुद्रा शास्त्र यानी कि जो सिक्कों या फिर करेंसी पर जो पढ़ाई की जाती है उसे कहते हैं मुद्रा शास्त्र। तो देखते हैं, मुद्रा शास्त्र विभिन्न भुगतान माध्यमों जैसे कि मुद्राओं यानी कि पैसे और भौतिक कला व ज्ञान से संदर्भित है। ठीक है, चूँकि मुद्रा शास्त्र का अध्ययन सिक्कों पर किया, जैसे कि भौतिक शास्त्र में भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया, जैसे मुद्रा राक्षस में मुद्रा शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सिक्कों पर लागू होता है, यानी कि सिक्कों का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसलिए अधिकांश सिक्कों की दुर्लभता, यानी कि कौन से सिक्के ज़्यादा फेमस है, क्या नहीं है, उसके बारे में जाँचें करता है तथा निर्माण व उपयोग के बारे में भी इसका बताता है कि इसका निर्माण किससे किया, जैसे चांदी के सिक्के कैसे बनाने चाहिए, सोने के सिक्के कैसे बनाने चाहिए और इनका उपयोग कहाँ किया जाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है मुद्रा शास्त्र से।
एक प्रकार के मुद्रा शास्त्र सिक्कों, कागजी मुद्रा यानी कि कागज़ की मुद्रा और सिक्कों आदि के संग्रह यानी कि उनको इकट्ठा करना और उनके अध्ययन का विज्ञान है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर निर्माण का वर्णन कीजिए। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उसका नगर और निर्माण यानी कि उसका नगर की व्यवस्था किस प्रकार से थी। सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन द्वारा प्राप्त सामग्री के आधार पर इसका वर्णन हम कर सकते हैं। यानी कि जो हमने खोद कर निकाले हैं, जो चीज़ें हमें मिली है खुदाई से, तो उसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है उसमें देखते हैं। सुनियोजित नगरों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की एक अनूठी विशेषता। यानी कि सुनियोजित यानी कि एकदम परफेक्ट तरीके से इंजीनियर ने जैसे घर बनाए हैं उस प्रकार से घर बने हुए थे। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। प्रत्येक नगर के पश्चिम में ईंटों से चबूतरों पर गढ़ों या दुर्गों का भाग बनाया गया था। यानी कि ईंटें बनाई गई थी, है ना, और उसके चबूतरे बनाए गए थे, ईंटों के चबूतरे। फिर उसके ऊपर एक गढ़ महल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, गढ़ का निर्माण हुआ था। प्रत्येक नगर के पश्चिम में ईंटों से ऊंचे चबूतरे पर गढ़ों या दुर्गों का भाग बनाया गया और पूर्व में अपेक्षाकृत नीचे धरातल पर बने भाग नगर प्राप्त किलाए। यानी कि ऊपरी भाग में जो पहाड़ी वाले भाग में क्या बनाया गया, नगर, ये किला बनाया गया, और नीचे के जो भाग था उस पर नगर बनाए गए। यानी कि लोग वगैरह वहाँ पर रहते थे और राजा कहाँ रहता था? ऊपरी भाग पर रहता था। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया। यानी कि नगरों को दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्वी भाग तथा दूसरा पश्चिमी भाग। एक भाग में भवनों के आकार बड़े होते थे जिसे पूर्वी भाग कहते थे, तथा जहाँ संभवतः प्रशासन से संबंधित रहने वाले लोग रहते थे, जो जैसे कि अधिकारी लोग जहाँ पर रहते थे वहाँ पर ऊंचे ऊंचे घर थे जो पूर्वी भाग में रहते थे। जो पश्चिमी भाग था वहाँ पर क्या है, कम ऊंचे घर थे। प्रशासन से संबंधित लोग रहते थे कि पश्चिमी भाग में ऊंचा होता था, जबकि पश्चिमी भाग निचला होता था। यानी कि जो पश्चिमी भाग था वो निचले वाला होता था, यानी कि नगरों का, जहाँ पर भवनों के आकार छोटे होते थे और मजदूर वर्ग वहाँ पर रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति कला व धातु प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी दीजिए। मूर्ति कला इसकी संख्या में कम है, इसकी संख्या कम है, यानी कि मूर्तियों की निर्माण हमें वहाँ पर से कम मिला है। संभवतः पत्थर की कमी थी, यानी कि पत्थर लोगों को पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं होता था वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदाड़ो से एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो किसकी है? योगी की है। यानी कि योगी यानी कि भगवान शिव जी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। यह मूर्ति त्रिफूलिया आकृति से युक्त शाल ओढ़े हुए हैं, यानी कि त्रिफूलिया आकृति से शाल ओढ़े हुए हैं। हड़प्पा के उत्खनन से पत्थर की दो मूर्तियाँ भी उपलब्ध हुई है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता से हमें दो पत्थर की मूर्तियाँ उपलब्ध हुई है जिसमें लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। मोहनजोदाड़ो से सर्वाधिक कलात्मक कांसे की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। कांसे धातु की मूर्तियाँ जो हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। इसी प्रकार हड़प्पा से पत्थर की मूर्तियाँ भी हमें प्राप्त हुई है। धातु प्रौद्योगिकी सिंधुवासी धातु विज्ञान से निपुण थे, यानी कि धातुओं का ज्ञान रखते थे, यानी कि लोहे वगैरह चांदी वगैरह इनका ज्ञान रखते थे। धातुओं की श्रेष्ठ ढलाई एवं निर्माण से विकसित कई आकृतियों का निर्माण भी इसके द्वारा किया गया है। यानी कि धातुओं से आभूषण वगैरह भी बनाते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों के विनाश के दो प्रमुख कारण बताइए। अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगरों का जो विनाश हुआ किस प्रकार से हुआ, कैसे ख़त्म हो गई ये सभ्यता? तो पर्यावरण का सुखाना यानी कि अकाल पड़ गया था और पर्यावरण क्या है, सूख गया था। तांबे तथा कांसे के उत्पादन के लिए ईंटों तथा मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए हड़प्पा निवासी बहुत ज़्यादा लकड़ी जलाते थे। यानी कि मिट्टी वगैरह और तांबे वगैरह के आभूषण बनाने के लिए क्या करते थे, बहुत ज़्यादा लकड़ी जलाते थे, जिससे वन नष्ट हो गए तथा भूमि में नमी की कमी हो गई। जिससे क्या है, वन नष्ट हो गए, यानी कि पेड़ पौधे खत्म हो गए और नमी की कमी हो गई भूमि में। वर्षा भी कम होने लगी, इस कारण वहाँ पर क्या है, अकाल पड़ गया और पर्यावरण में सूखा होने के कारण वो क्या है, सभ्यता समाप्त हो गई। समुद्र तटीय भूमि का ऊपर उठना, यानी कि समुद्र तट की जो भूमि थी वो क्या है, ऊपर की ओर उठ गई। डेल्ट्स के अनुसार समुद्र तटीय भूमि के लगातार ऊपर उठने, नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी के जमाव से उसके मुहाने अवरुद्ध हो गए, जिससे हड़प्पा सभ्यता ने अनेक प्रमुख केंद्र समुद्र तट से दूर होते चले गए। यानी कि समुद्र तट से दूरी हो गई और उनको पानी नहीं मिल पाया और सूखे के कारण वो मर गए। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन के किन्हीं 3 बिंदुओं को बताइए, यानी कि कैसे वो जीवन निर्वहन करते थे हड़प्पा सभ्यता के। कृषि करते थे लोग बाग,
सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। यहाँ गेहूँ, जौ, चावल, कपास, खजूर, मटर, तिल आदि खेती की जाती थी। सिंचाई के लिए वर्षा और नदी का जल काम में लिया जाता था। नाप तोल के साधन। सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई में 16 गुणज भाग के कई बाँट प्राप्त हुए हैं, यानी कि 16 गुणज, 16 गुणा भाग के यानी कि 16 किलो तक के बाट हमें वहाँ से प्राप्त है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त सीपे व हाथी दांतों का पैमाना इस बात की पुष्टि करता है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं हमें सीप रहती है ना, मछली वगैरह के हाथी दांत वगैरह मिले हैं, सीप मिली है, यानी कि इन सब के क्या है, कंकाल में वहाँ से मिले हैं। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से, या फिर आभूषण मिले हैं। पशुपालन, ये लोग गाय, भैंस, बैल, सुअर, कुत्ते आदि का पालन करते थे, यानी कि उनको पालते थे। ये लोग संभवतः घोड़े से परिचित हैं, यानी कि घोड़े को भी जानते थे कि घोड़ा के क्या काम आता है। सिंधुवासी बिल्ली, खरगोश, बंदर, हिरण, मुर्गा, तोता, उल्लू, हंस, शेर, गीड़ आदि जानवर से परिचित थे और इनका शिकार भी ये करते थे। ऋग्वैदिक कालीन साम्राज्य जिक स्थिति व उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में बताइए। ऋग्वैदिक काल में जो समाज में जो स्थिति थी, समाज कैसा था, तो इसके बारे में देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में, इस काल में सामाजिक स्थिति अत्यंत सरल थी। समाज की प्राथमिक इकाई परिवार होते थे, यानी कि समाज में परिवार ही सब कुछ होता था। लोग बाग परिवार पर ही डिपेंड होते थे। परिवार का बृहद सबसे प्रमुख परिवार का मुखिया होता था, यानी कि परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति ही परिवार का मुखिया होता था। पुत्र व पुत्री में कोई भेद नहीं समझा जाता था, यानी कि दोनों को समान माना जाता था, भेदभाव नहीं किया जाता लड़का लड़की में। इस काल में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, यानी कि समाज क्या है, 4 वर्णों में विभाजित था, यानी कि बांटा हुआ था। ऋग्वेद के अध्ययन ने से यह स्पष्ट है कि समाज जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था को नहीं अपितु कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को मानता था, यानी कि जन्म के आधार पर कोई भी अपने श्रेष्ठ नहीं होगा। जैसे कि कोई ब्राह्मण पैदा हो गया तो क्या श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि वो अच्छे काम करेगा तब जाकर ही उसको श्रेष्ठ माना जाएगा, चाहे वो निचली जाति का ही क्यों ना हो। यदि वो सही कार्य करता है तो उसको श्रेष्ठ माना जाता है। किसमें? ऋग्वैदिक काल में, यानी कि इसमें भेदभाव नहीं किया गया है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, यानी कि वर्ण व्यवस्था स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, यानी कि यहाँ पर भेदभाव किया जाने लगा लोगों में। और वर्ण व्यवस्था यानी कि जो श्रेष्ठ कुल का व्यक्ति होता था उसको ही श्रेष्ठ समझा जाता था, निचले कुल का आदर नहीं किया जाता था। समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया, उनके कार्यों को भी विभाजित कर दिया गया। जैसे कि ब्राह्मण का कार्य क्या होता था? यज्ञ वगैरह करना, और इसको सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। क्षत्रिय, इसको भी सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, ये क्या है, रक्षक वगैरह करता था, उच्च कुल का बताया जाता है। वैसे ये क्षत्रिय से कम कुल का बताया जाता है, और शुद्ध इसको सबसे निम्न कुल का बताया जाता था। इसको शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं था, ना शादी करने का, ना कहीं घोड़े वगैरह पर बैठने का, और इसको छुआछूत भी इससे ज़्यादा की जाती थी। उत्तर वैदिक कालीन ने धार्मिक स्थिति पर टिप्पणी लिखी है। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति यानी कि धर्म की स्थिति किस प्रकार से थी? उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, विष्णु व रुद्र शिव की उपासना की जाती थी, यानी कि विष्णु जी की, है ना, और ब्रह्मा जी की और शिव जी की उपासना या पूजा वगैरह की जाती थी। इस युग में यज्ञ, कर्मकांड, यज्ञ भी किए जाते थे। कर्मकांडों यानी कि मान्यताएं वगैरह, प्रचलित पौराणिक मान्यताएं, ऐसी कर्मकांड वगैरह किए जाते थे। पंच महायज्ञ एवं संस्कारों का 5 महायज्ञ किए जाते थे। संस्कारों का महत्व बढ़ गया था, यानी कि संस्कार होते थे ना, जैसे कि विवाह संस्कार हो गया, ठीक है, मृत्यु संस्कार हो गया, इनका महत्वपूर्ण, जन्म संस्कार हो गया, इनका महत्वपूर्ण बढ़ गया था। इस युग में तत्व चिंतन की लहर उत्पन्न हो चुकी थी। उपनिषदों में ब्रह्मा, मोक्ष, आत्म सृष्टि की रचना, कर्म एवं पुनर्जन्म से संबंधित है। दार्शनिक सिद्धांतों की विवेचना मिलती है। वैदिक जन पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, आत्मा आदि से विश्वास करते थे। धार्मिक स्थिति में जटिलता का समावेश होने लगा। वैदिक समाज में कुटता आने लगी। वैदिक कालीन राज्य व्यवस्था की विवेचना कीजिए। वैदिक कालीन राज्य व्यवस्था वैदिक जनों की राजनीतिक संगठन की मूलभूत इकाई कुटुंब थी। उनके परिवार से मिलकर एक गांव बनता था। गांव का अधिकारी ग्रामीण कहलाता था। कई गांवों के समूहों को मिलाकर एक विश्व बनता था। विश्व का अधिकारी विश्वपति कहलाता था। कई विश्व को मिलाकर जन बनते थे। अब इसको देखते हैं वैदिक कालीन राज व्यवस्था। वैदिक कालीन में जो जनों के राजनीतिक संगठन की मूलभूत इकाई कुटुंब होती थी, यानी कि कुटुंब को ही क्या माना जाता था? वैदिक काल की मूलभूत इकाई माना जाता है। इसमें परिवार से मिलकर, कुटुंब यानी कि परिवार, ठीक है, मिलकर एक गांव बनता था, यानी कि परिवारों से मिलकर क्या बनता था? गांव बनता था। गांव का अधिकारी ग्रामीण कहलाता था। गांव का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको क्या कहते थे? ग्रामीण कहते थे। कई गाँवों के समूह को मिलाकर, बहुत सारे गाँवों के समूह को मिलाकर विश्व का निर्माण किया जाता है, यानी विश्व का निर्माण होता था, ठीक है।
जिसको विश्व का अधिकारी कहलाता था, विश्वपति कहलाता था। कई विश्वों को मिलाकर जन बनता था तथा जन का मुख्य अधिकारी गोप कहलाता था, राजा कहलाता था। जन के बड़े इकाई राष्ट्र होती थी यानी कि देश, ठीक है। जन होती थी जिसे राजा को शासन में सहायता देने के लिए पुरोहित, सेनानी आदि ग्रामीण होते थे। इसको वापस देखते हैं एक बार। परिवार, सबसे छोटी इकाई कौन होती थी? कुटुंब। कुटुंब में परिवार, कुटुंब को क्या कहते हैं? परिवार, ठीक है। और परिवार बहुत सारे परिवार मिलकर क्या बनते हैं? गांव बनते हैं, ठीक है। और गांव का जो अधिकारी होता था ग्रामीण कहलाता था, ठीक है। गांव के समूह से मिलकर एक विश्व का निर्माण, बहुत सारे गांव मिलकर क्या बनते थे? विश्व बनते थे, ठीक है। एक जिला बनता था। फिर जिला यानी कि विश्व का अधिकारी होता था गोप, विश्वपति, ठीक है। और कई विश्व को मिलाकर यानी कि कई जिलों को मिलाकर एक जन बनता था, जैसे कि राजस्थान हो गया, ठीक है। और जन का जो मुख्य अधिकारी होता था गोप कहलाता था। और जन के जो बहुत सारे जन मिलाकर क्या बनते थे? राष्ट्र बनते थे, यानी कि बहुत सारे राज्य मिलाकर एक राष्ट्र का निर्माण करते थे, जैसे कि भारत, ठीक है। राजा को शासन कार्य में सहायता देने के लिए पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीण होते थे। राजा पूर्णतः निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी नहीं होता था। सेनानी एवं ग्रामीण होते थे। राजा कार्य में सहायता देने के लिए 2 सार्वजनिक संस्थाएं, सभा एवं समिति भी होती थी। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के उद्योग एवं धंधों पर कृषि की क्या स्थिति थी? उद्योग धंधे अच्छे चलते थे वहाँ पर। लुहार, जुड़ाई, रंगरेज, नाई, जुलही, कसाई, चटाई बनाने वाले, रस्सी बनाने वाले आदि, टोकरियाँ बनाने वाले, कुम्हार, नट, नायक अपने अपने व्यवसाय में संलग्न थे, यानी कि कार्य करते थे। कृषि में गेहूँ, जौ, चावल, उड़द, गन्ना, तिल तथा सब्जी उगाई जाती थी। सिंचाई हेतु कुएं, नहरों, वर्षा जल का प्रयोग किया जाता था। कृषिगत औजारों लोहे, लकड़ी के बनाए जाते थे। वर्षा में 2 फसलों की प्रधानता थी। सभा और समिति पर टिप्पणी लिखी। वैदिक साहित्य में उल्लेखों में यह ज्ञात होता है कि सभी समितियाँ आर्यों की बृहद आकार की प्रतिनिधि संस्था थी, जिसमें जन के सभी प्रजातंत्र सम्मिलित होते थे। सभा छोटे आकार की संस्था थी, इसमें वृद्ध, अनुभवी एवं विशिष्ट लोग होते थे। इस संस्थाओं में राजा ने संबंधित महत्वपूर्ण मामलों का पर विचार विमर्श किया था। यदा कदा राजा भी इन बैठकों में उपस्थित होता था। ऋग्वेद काल में संस्थाएं भारत शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि उन्हें राजा को पदच्युत करने पर व निर्वासित करने संबंधित अधिकार प्राप्त थे। राजा के लिए इन संस्थाओं में परामर्श व निर्णय की अवहेलना करना अत्यंत दुष्कर कार्य था। वस्तुतः राजा को स्वेच्छाचारी बनाने के लिए रोकने के लिए इस संस्था का गठन किया गया। अब 81 से लेकर हम 120 तक के जो पर्सन है उनको शाम तक डाल देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो का अंत तक देखने के लिए। सीताराम।